Okay, let's start today's lecture. It is about valvular heart disease. ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जल्दी से ज्वाइन कर लें. ओके, वेलुलर हार्ट डिजीजेस हम लोग डिफरेंट सीवीएस के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कस करते रहे हैं. ठीक है, वेलुलर हार्ट डिजीजेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. Basically, which four valves which are very important regarding the cardiovascular systems are AV valves, that the atrioventricular valves, and the second type of valves are semilunar valves. ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व्स कौन से होते हैं? जो एओटिक वाल्व है, और पल्मोनरी वाल्व है. एवी वाल्व्स कौन से हैं? जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है. बाइकस्पिड वाल्व को हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं. ठीक है, तो ओपनिंग जो होती है वाल्व्स की, वो जो ब्लड फ्लो, बेसिकली वाल्व्स का जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन, वो क्या है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको एक ही डायरेक्शन में उसको सर्कुलेट करवाना. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाल्व. वेलुलर पैथोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती है वेलुलर पैथोलॉजीज? ठीक है, स्टेनोसिस हो सकती है, रिगर्जिटेशन हो सकती है. ठीक है, और प्रोलैप्स हो सकता है. रिगर्जिटेशन में बैकफ्लो ही होता है. और फोर्थ जो कंडीशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी, दैट इज एट्रेसिया. ठीक है, जिसमें वाल्व जो है प्रॉपर्ली बना नहीं होता, मैल फॉर्मेशन होती है, मैल डेवलपमेंट होती है वाल्व की. ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं, जिसमें अगर एक सिंगल वाल्व को देख लिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि इफ देयर इज एओर्टिक स्टेनोसिस, तो एओर्टिक वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा. एओर्टिक स्टेनोसिस अगर हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे जब नैरोइंग हुई है उस वाल्व में, तो हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एओर्टा में हमारे नहीं पास ऑन होगा प्रॉपर्ली. होगा क्या? डैमिंग ऑफ द ब्लड, कूलिंग ऑफ द ब्लड होगी. कहाँ पे? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. और वेंट्रिकल, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. अब उसने एक नैरो पैसेज में से ब्लड को जो है वो पास करवाना है, दैट इज एओर्टिक स्टेनोसिस, स्टेनोज्ड वाल्व. ठीक है, अगर हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होगी तो बैकवर्ड देखा जाए तो हमारा क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम में हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा. ऑब्वियसली जब पूलिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो पूलिंग जो है वो पीछे एट्रिया में भी हो जाएगी. ठीक है, तो आपने देखना क्या है अब वेलुलर पैथोलॉजीज में कि कौन कौन से वाल्व की किस किस पैथोलॉजी की वजह से उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे सफर करते हैं. ठीक है, इसी तरह ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में मौजूद होता है, बिटवीन और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. अगर ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टेनोसिस हो जाएगी तो क्या होगा? पीछे जो हमारा राइट एट्रियम पड़ा हुआ है वो क्या होगा? हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा. पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस हो जाएगी तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगा? डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा. अगर हमारा माइट्रल वाल्व जो है वो स्टेनोज्ड हो जाता है और रिगर्जिटेशन होती है या उसमें, तो क्या होगा? वो बैकवर्ड फ्लो कर पाएगा रिगर्जिटेशन की वजह से. ब्लड हमारा जो है राइट वेंट्रिकल में पूल हुआ रहेगा, और उसके अलावा पीछे लंग्स में क्या होगा? कंजेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर रेज हो जाएंगे, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली वाल्व्स की जो पैथोलॉजीज होती हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. हमने बहुत सारी इटियोलॉजीज पढ़ ली हुई हैं. रोमैटिक हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द इटियोलॉजी फॉर वाल्वुलर पैथोलॉजीज ना. रोमैटिक हार्ट डिजीज में आपने पढ़ा है कि जो बिल्कुल सिवियर कंडीशन होती है, जो ड्यूकेट जॉन्स क्राइटेरिया में, जो हमारी बिल्कुल लास्ट वाली एक कंडीशन होती है जिसमें हमें प्रोफाइलैक्सिस 10 और मोर इयर्स का देना होता है, जिसमें कार्डाइटिस के साथ वाल्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं, या तो वाल्वुलर रिगर्जिटेशन होती है, स्टेनोसिस होता है. ऐसी है. इसके अलावा हम लोगों ने जो पैथोलॉजी, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, वो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हैं. ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स थे. कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में क्या था? वाल्वुलर स्टेनोसिस थी, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में भी जिस तरह से कंस्ट्रिक्शन थी एओर्टा की हुई थी, इसी तरह से जो हमारी डिफरेंट वाल्व्स, अगर वो मैल डेवलपमेंट हो वाल्व्स में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वाल्व प्रॉपर्ली बना नहीं है, उसके कस्प हैं प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होते, वो अलाउ नहीं करते एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फ्लो को, या वो रिगर्जिटेशन है. उसमें रिगर्जिटेशन क्या होती है कि जो कस्प जो ऐसे बंद होने चाहिए कि ब्लड आए, यहाँ से वो खुले और ब्लड पास ऑन हो जाए और ये बंद हो जाए. ठीक है, एट्रियल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होते हैं? ये वाल्व्स खुल जाते हैं, उनके कस्प खुलते हैं, ब्लड फ्लो कर जाता है और वाल्व को प्रॉपर्ली क्लोज हो जाना चाहिए. रिगर्जिटेशन में प्रॉब्लम क्या होता है? जो वाल्व होता है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता.
ठीक है। वो क्या होता है, जब डायस्टली का फेज आता है तो वाल्व फिर से ओपन हो जाता है। ठीक है, वाल्व ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, वाल्व जो है वो अलाउ करेगा बैकवर्ड फ्लो को। बैकवर्ड फ्लो की वजह से क्या होगा, हमारे जो बैकवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो सफर करेंगे, या वो डायलेट हो जाएंगे, या वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएंगे, या उससे भी जो पीछे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है, पेशेंट जो है डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। पल्मोनरी कंजेशन जब भी होगी, या तो वो हमारे एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस से होगी, या हमारे माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस से होगी, बिकॉज हमारी लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड के अगर तो वाल्व्स हमें स्टेनोज मिलेंगे या उसमें रिगर्जिटेशन होगी तो वो क्या कॉज करेगी, एक तो वो पल्मोनरी कंजेशन करेगी, पल्मोनरी वॉल्यूम ओवरलोड करेगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करेगी, वहां पे प्रेशर रेज कर देगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर लेफ्ट साइड के वाल्व्स जो हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हैं तो हमारा राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। राइट हार्ट फेलियर क्यों होगा, क्योंकि अब लेफ्ट साइड का जो हमारी वाल्व्स हैं वो या तो वो स्टेनोज हैं, या वो रिगर्जिटेशन करवा रहे हैं, या प्रोलैप्स्ड हैं, तब भी सही तरह बंद नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो लेफ्ट साइड पे जो एओर्टिक वाल्व है इसकी पैथोलॉजी से क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो फेलियर में चला जाएगा। एओर्टिक वाल्व मेन वाल्व है जिसे क्या करना है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है। ठीक है, आफ्टर लोड को निकालना है। प्री लोड क्या है, हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड का आना। आफ्टर लोड क्या है, ब्लड का हार्ट से पंप होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना। तो क्या होगा, हमारा आफ्टर लोड नहीं निकल रहा। ठीक है, हमारा जो हार्ट है उसके लेफ्ट साइड में ब्लड की पूलिंग हो गई है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसके बाद लेटर ऑन इन द मोर सिवियर कंडीशंस हमारे लंग्स कंजेस्टेड हो जाएंगे, इसी लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ अभी। उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा, विद मोर सिवियरिटी हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट भी फेलियर में चला जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्वुलर पैथोलॉजीज हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज। हर वैल्व का आपको तो ये पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, अगर किसी भी वैल्व के स्टेनोसिस, एट्रेजिया, प्रोलैप्स या रिगर्जिटेशन के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको इससे रिलेटेड बात पता होनी चाहिए कि एट्रेजिया क्या टर्मिनोलॉजी है, प्रोलैप्स क्या टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और उससे रेलेवेंट जो स्ट्रक्चर्स जो कंप्रोमाइज होते हैं, जहां पे पैथोलॉजिकल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या क्या होती है। ठीक है, हो गया आपका, करवा लेंगे, थैंक यू। अच्छा, okay, how do heart valves work? Maintain one way blood flow through your heart. The four heart valves make sure that the blood always flows freely in a forwarded direction and that there is no backward leakage. This is very important. This is the main function of every valve in the heart. ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ वाल्व हैं, सबको पता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में उनको फ्लो करवाना है, ब्लड का आना है विनस, जो हमारा सिस्टम है विनस सिस्टम से ब्लड राइट साइड पे आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, तो फोर वाल्व्स हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है, वन वे ब्लड फ्लो। ठीक है, उसको रिगर्जिटेशन नहीं करवानी। अगर जो रिगर्जिटेशन करवाता है या वाल्व जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती या स्टेनोज है तो क्या है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं, These are basically the heart valves. कौन कौन से वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट साइड पे है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड है जिसके टू कस्प होते हैं, माइट्रल वाल्व है। इसी तरह से दिस इज pulmonary valve in the junction of right ventricle and pulmonary artery, and this is aortic valve जो कि originate होता है from the left ventricle. ठीक है, types of valve disease, stenosis and regurgitation. What is stenosis? When there is a narrow passage. ठीक है, when there is narrowing in the valve, क्या या तो valve की जो cusps हैं उनमें थिकनिंग हुई हुई है, with age कैल्सिफिकेशन हुई हुई है। ठीक है, या उनमें कुछ ऐसी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में भी इस तरह उससे होता है कि स्टेनोसिस होता है वाल्व का। अब कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में जो वाल्व की जो रिपेयर की जाती है, या भी समझो कि उसको करेक्ट किया जाता है उस स्टेनोसिस को, दैट इज बाय बैलून इन्फ्लेशन, कि वहां पे बैलून पास किया जाता है एक और उसको इन्फ्लेट किया जाता है, डायलेटेशन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मेन मैनेजमेंट आफ्टर डेवलपमेंटल पैथोलॉजी। ठीक है, क्या है स्टेनोसिस, valve doesn't open all the way, not enough blood passes through. What is regurgitation, valve doesn't close all the way so blood leaks backwards. ठीक है, now valvular regurgitation.
Valvular regurgitation leakage or backflow of blood results from the incomplete closure of the valve due to scarring and retraction of valve leaflets. Valve के जो cusps हैं, जो leaflets हैं, या तो उनमें scarring हुई हुई है या वो thickened हुए हैं, ठीक है, या retract किए हुए हैं. उनकी जो normal cusp की जो location होती है या उनका एक closure का जो proper way है वो उस तरह से close नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से क्या होता है कि backward flow जा रहा है, ठीक है. This is regurgitation or weakening of supporting structures. Affects causes the heart to pump the same blood twice. Obviously एक नैरो पैसेज में से हार्ट को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको दो दफा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उस नैरो पैसेज में से ब्लड जाएगा, ठीक है. तो अब इतना ज्यादा जब हार्ट ओवरवर्क करेगा या उस हार्ट के पीछे वाला जो हमारा चैम्बर है वो इतना ज्यादा ओवरवर्क करेगा, वो चैम्बर डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा और लेटर ऑन फेलियर में चला जाएगा, ठीक है. The heart dilates to accommodate more blood and ventricular dilatation and hypertrophy eventually leads to heart failure, ठीक है. तो this is the main sequence of events कि कोई भी पैथोलॉजी हुई उससे जो है हार्ट ने ओवरवर्क किया और हार्ट फेलियर हो गया. Now what are the principal causes? Valve stenosis के क्या क्या causes हो सकते हैं? Congenital causes जो कि developmental causes है जो हमने पढ़े हैं. Congenital heart diseases से related जितनी भी diseases हैं उनके साथ associated हो सकते हैं. Rheumatic carditis. Rheumatic carditis क्या है? जो acute rheumatic fever में आपने पढ़ा है, जो हमारी severe वाली condition थी जिसमें क्या थे, जब valves involve हो जाते हैं या तो valvular regurgitations हो जाती हैं या stenosis हो जाती है. Senile degeneration with age, ठीक है. सेनाइल डिजनरेशन क्या होता है? सेनाइल इज अ टर्म यूज ओल्ड एज के लिए यूज होता है, जैसे सेनाइल डिमेंशिया होता है कि टाइम के साथ साथ जब पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर एज हो जाता है तो क्या होता है, पेशेंट की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, दैट इज सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है. वाल्व रिगर्जिटेशन के क्या क्या कॉजेस है? फर्स्ट इज ऑब्वियसली कॉन्जेनिटल, द सेकंड इज रोमैटिक कार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज, ठीक है. इसके अलावा सिफिलिटिक एओर्टाइटिस एंड ट्रॉमेटिक वाल्व रप्चर एंड डैमेज टू कॉर्डा, वो जो इसके वाल्व के कस्प्स के वो जो कॉर्डी होते हैं ना, ये जो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. या तो ट्रॉमेटिक, इसमें कोई इंजरी आ गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेनोसिस आगे किसी वाल्व का था और उसकी बैलून इन्फ्लेशन की गई, तो उसमें क्या हुआ कि ट्रॉमा हो गया, ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स थे वाल्व के, ठीक है, जो स्ट्रक्चर इसका था उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई, उसमें ट्रॉमा की वजह से वो रप्चर हो गई. जब ट्रॉमा की वजह से खराब हो गए तो उसी तरह से रिगर्जिटेशन हो जाएगी वाल्व की, ठीक है. तो दीज आर द कॉजेस. ओके, वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस में क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं? इन्हीं चारों वाल्व्स का या स्टेनोसिस हो सकता है, या रिगर्जिटेशन हो सकती है, या इसका क्या हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है, या फिर एट्रेजिया हो सकता है, ठीक है. तो mitral stenosis, mitral regurgitation, these are basically the pathologies of which valve? Bicuspid valve, which is the valve which is present on the left side of the heart. This is AV valve, atrioventricular valve, ठीक है. Aortic stenosis, aortic regurgitation. This this basically the valve present between left ventricle and aorta. Then tricuspid stenosis and tricuspid regurgitation. Right sided AV valve, ठीक है. Pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Now, what are the effects of this stenosis and regurgitation of the valve? क्या क्या इसके effects हो सकते हैं हार्ट पे? First of all, mitral stenosis. Mitral stenosis का अगर मैं अभी इसको चेंज ना करूं स्लाइड को, तो mitral stenosis से क्या क्या effects हो सकते हैं? mitral valve कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड पे AV valve है, इसकी स्टेनोसिस है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? लेफ्ट एट्रिया डायलेट हो जाएगा, ब्लड उसमें से पास नहीं हो रहा, नैरो पैसेज आगे डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा. बैकवर्ड अगर देखा जाए तो क्या इफेक्ट जाएगा लंग्स पे? लंग्स कंजेस्टेड रहेंगे, वहां पे ब्लड जो है उसकी पुलिंग हुई रहेगी, कंजेशन की वजह से ब्रेथलेसनेस हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है, टेकिप्निया हो जाएगा पेशेंट को. अगर फिर लेटर ऑन देखा जाए मोर सिवियर कंडीशंस में, तो ये जो बैकवर्ड जो ब्लड है वो पुलिंग उसकी होगी ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो दीज आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ mitral stenosis. तो अब यहाँ पे सिर्फ स्लाइड्स को देख के इसको याद नहीं कर लेना होता. अगर आपसे कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि वाइवा में इतनी ज्यादा चीजों को आप याद नहीं रख सकते, ठीक है. तो आप अपना कॉन्सेप्ट बना लिया करो क्लास में ही, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख लिया करो. ओके जी, mitral stenosis, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रोमैटिक इन ओरिजिन, एक्यूट रोमैटिक फीवर कर सकता है, ठीक है. एक्यूट रोमैटिक फीवर इज आल्सो कॉल्ड रोमैटाइड हार्ट डिजीज भी उसे कहते हैं, और ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी है.
इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों है? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई था, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसकी जो बेसिस है बेसिकली वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस है ये जो एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। जो रोमैटिक इन ओरिजिन है, इसकी एक etiology older people can be caused by heavy calcification of mitral valve congestion, ठीक है। ओल्ड एज में आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड वेसल्स में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेसेस हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्सिफाइड हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है वेसल वॉल्स के साथ, ठीक है। इसी तरह वैल्व्स के साथ भी जो है कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। या कोई पेशेंट जो कि अपनी एडल्ट लाइफ में बहुत ज्यादा कैल्शियम का इंटेक करता है, तो उसको लेटर लाइफ में क्या होता है, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो जाती है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, किडनीज में हो जाएगी, रीनल स्टोन्स हो जाएंगे, गॉल ब्लैडर में हो जाएगी। इसी तरह से वाल्व के साथ जो है वो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड सेनाइल 1। ये ओल्डर पीपल में है, ठीक है। उसके बाद एक और इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कॉन्जेनिटल, बट कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस में हमने माइट्रल स्टेनोसिस नहीं पढ़ी, ये बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। Okay, what is the pathophysiology? Normal mitral valve orifice is 5 centimeter square in diastole and may be reduced to 1 centimeter square in severe mitral stenosis. कि जब डायस्टली के दौरान वाल्व जो है वो आप ये समझो कि उसका जो पूरा एक डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट जब सिवियर सिनोसिस हो जाती है तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इतना बड़ा पैसेज जिसमें से ब्लड को फ्लो करना चाहिए जब वो इतना नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट सफर करेगा, जो पिछला चैम्बर है वो सफर करेगा, वो डायलेटेड रहेगा, वो जो है हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, ठीक है। ओके, atrial fibrillation due to progressive dilatation of left atrium is very common. फिब्रिलेशन क्या होती है? फिब्रिलेशन एक ऐसी मूवमेंट होती है एट्रिया की कि जो जैसे फड़फड़ाने वाली मूवमेंट होती है, उसमें एक प्रॉपर जो इफेक्टिव कंट्रैक्शन होती है ना वो नहीं होती। तो इसकी वजह से जब हमारा माइट्रल वाल्व स्टेनोज्ड हो जाएगा तो हमारे जो पीछे एट्रिया में जब पूलिंग हुई रहेगी ब्लड की तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा बट उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो क्या होगा, वो फैटीग्ड हो जाएगा और एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। वन ऑफ द आउटकम ऑफ दिस माइट्रल स्टेनोसिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। In contrast, a more gradual rise in left atrial pressure leads to an increase in pulmonary vascular resistance. This is very important. And it can lead to pulmonary hypertension and right ventricular hypertrophy and right heart failure. So this is very important. आपने अब वाल्व के बैकवर्ड सोचना है कि उसके पीछे क्या इफेक्ट्स होंगे जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, या तो वो हमारे लेफ्ट एट्रियम की फिब्रिलेशन करवा देगा, या फिर वो क्या करेगा, हमें पल्मोनरी कंजेशन करवा देगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, वॉल्यूम ओवरलोड और प्रेशर ओवरलोड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर बैकवर्ड अगर देखा जाए तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो भी हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में नैरोइंग ऑफ माइट्रल वाल्व लीड्स टू इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी कंजेशन, डिक्रीज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, और सिम्टम्स क्या पेशेंट का बेयर होंगे, फटीग, डिस्निया और थोपनिया। और थोपनिया क्या है, जब पेशेंट जो है सुपाइन लेटता है तो उसको डिस्निया फील होता है, ठीक है, एट नाइट, ठीक है। ओके, एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस से किस साइड का हार्ट फेलियर होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जब रेज्ड होगा तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट एट्रियम हो जाएगी, decrease blood flow to the left ventricle, decrease cardiac output and it can lead to left ventricular atrophy and fatigue. अब हमारा जो ब्लड है वो माइट्रल वाल्व से पास नहीं कर रहा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो पीछे एट्रिया तो हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा लेकिन आगे जो वेंट्रिकल है वो एट्रोफिड हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लड ही नहीं आ रहा और वो एक अच्छा कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जो है फटीगेबिलिटी रहेगी और क्या रहेगा, पेशेंट जो है वो लेथार्जिक रहेगा। बच्चे आपकी कौन सी क्लास है, मेडिसिन 1, कौन सा सेक्शन आपका जी, क्या नाम है? ओके, बच्चे ऑब्वियसली नैरोइंग है तो ये कंटिन्यूसली होगा ही, तो पिछला वाला हमारा चैम्बर हाइपरट्रॉफिड होगा और अगला एट्रोफिड होगा। ये किसी एक दिन की वजह से तो नहीं होता। जैसे अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आप अपने बाइसेप्स बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो कुछ दिन लगेंगे ना, जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके बाइसेप्स जो है वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएंगे, आपके मसल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स हैं वाल्व की स्टेनोसिस के, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स?
क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे? ब्रेथलेसनेस एंड कफ ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, चेस्ट पेन होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस क्या होता है? जब कफ के साथ ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, और वो क्यों होगी? जब पल्मोनरी कंजेशन और हाइपरटेंशन होगी। फटीग, फटीग पेशेंट थका हुआ क्यों फील करेगा? क्योंकि अब उसका कार्डियक आउटपुट नहीं हुआ, ठीक है, और बॉडी में जो है वो ब्लड नॉर्मली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। एडीमा एसाइटिस होगी क्योंकि हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो इसे हमेशा याद रखें कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जब राइट साइड ऑफ द हार्ट काम नहीं कर रहा होता तो पीछे जो वेनस सिस्टम है हमारा उसमें क्या होती है? पूलिंग हो जाती है ब्लड की। देखो वेन्स ने ब्लड को लेकर आना है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। अल्टीमेटली जो दो मेजर वेन्स होती हैं, मेजर वेसल्स होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, उनके थ्रू क्या होता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड आता है। लेकिन अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट जो पंप नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, फेलियर में गया हुआ है, लंग्स को ब्लड नहीं भेज रहा, तो क्या होगा कि बैकवर्ड जो वेन्स हैं उसमें पुलिंग हो जाएगी, उसमें क्या होगा? एडिमा डेवलप हो जाएगा, पेशेंट में साइटिस डेवलप हो जाएगी और वेनस सिस्टम जो है वो हमारा डायलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पैल्पिटेशंस होंगी ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस। थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि बॉडी में क्लॉट्स बनेंगे और वो जो है वो एम्बोलाइज हो जाएंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मेन कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या करता है? ऐसे फड़फड़ा रहा है, एब्नॉर्मल से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो अगर वहां पे कोई भी क्लॉट बना हुआ है, कोई भी क्लॉट पड़ा हुआ है, थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो उस फिब्रिलेशन की वजह से एम्बोलाइज होकर पूरी बॉडी में कहीं पे भी जाकर डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। एट्रियल फिब्रिलेशन, माइट्रल फेसिस, इस तरह से माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस के साथ पेशेंट है। abnormal flushing of cheeks that occurs from cutaneous vasodilation in the setting of severe mitral valve stenosis, इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऑस्कल्टेशन विद लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, ओपनिंग स्नैप क्रिएटेड बाय फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ mitral valve। mitral valve की स्टेनोसिस है इतना फोर्सफुल, जब वो ओपन होगा तो ये साउंड क्रिएट होंगी। ऑन ऑस्कल्टेशन मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा एपेक्स पे। क्रेपिटेशंस, कैपिटेशंस क्या होती है? एक आप समझो जैसे एक पेपर को लेके आप उसको ऐसे वो चुरमुर कर देते हो तो वो जो एक क्रैकलिंग साउंड आती है ना, तो दैट इज बेसिकली कैपिटेशंस जो प्रोड्यूस होती है इन माइट्रल स्टेनोसिस। पल्मोनरी एडिमा होगा, एफ्यूजन्स होंगी, रेज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आगे वाला वाल्व अगर बंद होता है, स्टेनोज होता है, रिगर्जिटेशन करते हैं, तो पीछे क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। Okay, these are basically the auscultatory areas on the chest. This is very important to acknowledge. आपका जो pulmonary aortic area जो होता है जहाँ पे आप auscultate करते हो, aortic valve की जो area होता है वो होता है second intercostal space में right side पे, ठीक है। This is aortic valve area, this is pulmonary valve area on the second intercostal space left side पे, ठीक है। इसी तरह से ये जो है tricuspid valve का area होता है and this is tricuspid valve को जब आप auscultate करते हो on the chest, this is on the fourth intercostal space at on the left side parasternal border के साथ, ठीक है। ये जो green color का point है। और apex beat का जो area होता है, this is basically the mitral valve area, जहाँ पे आप mitral valve की जो है वो उसको auscultate कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा mitral valve stenosed है तो हमें apex beat के ऊपर जो है मरमर सुनाई देगा, क्योंकि अब हमारा valve stenosed है, वो प्रॉपर उसकी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हो रही, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन जी जी, ऑस्कल्टेटरी एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ऑस्कल्टेटरी एरियाज बेसिकली हार्ट का तो आपको पता है कि एक ऑर्गन है जो कि चेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है, प्रीकॉर्डियम का एरिया कहते हैं हार्ट का एरिया चेस्ट में। लेकिन ये पता होना चाहिए कि किस वाल्व को आप चेस्ट पे कौन सी जगह पे ऑस्कल्टेट करते हो, किस वाल्व से रिलेटेड पैथोलॉजी को आपे कहाँ पे अप्रिशिएट करना है। ऑन द चेस्ट ग्रॉसली अगर देखा जाए ऑस्कल्टेट जैसे स्टेट से आप सुनते हो, ठीक है। तो पल्मोनरी एरिया कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, एओर्टिक एरिया ऑन द राइट साइड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, tricuspid area on the fourth intercostal space on the left side along with the parasternal border, and mitral area is on the apex beat in the fifth intercostal space left side mid clavicular line, ठीक हो गया। Now how to investigate this thing? ECG is very important, right ventricular hypertrophy and tall R waves होंगी। चेस्ट एक्सरे पे एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एट्रिया में ब्लड है, हाइपरट्रोफिड है। साइंस ऑफ पल्मोनरी वेनस कंजेशन चेस्ट एक्सरे पे आपको नजर आ जाती है, लंग्स अगर कंजेस्टेड होते हैं, प्रोमिनेंट वेसल्स हो जाती है वहां पे, ठीक है। एकोकार्डियोग्राफी जो होती है उसमें आप बहुत क्लियरली वाल्व्स को देख सकते हो, तो उसमें थिक एंड इमोबाइल कस्प्स होंगे वाल्व के, रिड्यूस्ड वाल्व एरिया, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एकोकार्डियोग्राफी अगर कभी आप लाइफ में देखो तो आप देखोगे कि उसमें बकायदा
पेशेंट को जो है ना आपने लेफ्ट लैटरल थोड़ा सा करके प्रोब रख के ना चेस्ट पे, एकोकार्डियोग्राफी में आप क्या देख रहे होते हैं कि हार्ट का जो इंटरनल सारा स्ट्रक्चर होता है ना, इवन की हार्ट की जो ओपनिंग वाल्व की ओपनिंग हो रही होती है, क्लोजिंग हो रही होती है, वो सारी नजर आ रही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो बड़ा हुआ होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रोफिएड हुआ होगा, वहां पे जो है वो फिलिंग नहीं हो रही होगी ब्लड की एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि पेशेंट में क्या सिम्टम्स आएंगे, ब्रेथलेसनेस ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, लेथार्जी ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और जो हम और क्या होगा, एडिमा एसाइटिस होगी, हेमोप्टिसिस होगा ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। तो हर चीज का आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप माइट्रल स्टेनोसिस में हेमोप्टिसिस बोल रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि हेमोप्टिसिस क्यों है, क्योंकि अब हमारे लंग्स कंजेस्टेड हुए हैं, उसमें ब्लड पड़ा हुआ है। तो जब पेशेंट कॉफ करेगा तो उसको उसके साथ ब्लड आएगा, स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड आएगा, इसमें बहुत मैसिव ब्लीडिंग नहीं होगी, इसमें स्ट्रीक्स आएंगे, जिसका स्पूटम के साथ स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड आ जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकली एंटीकोएगुलेंट्स देंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक एम्बोलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट होगा ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, उसको आपने जरूर मैनेज कर लेना है, बिकॉज आपको पता है कि ये कहीं पे भी जाके थ्रोम्बस जो है वो लॉज डिसलॉज होके वहां से कहीं पे भी जाके जो किसी भी वेसल को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, एंड आल्सो डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स और रेट लिमिटिंग कैल्शियम एंटागोनिस्ट। जब बहुत ज्यादा एट्रियल फिब्रिलेशन का इवेंट स्टार्ट होगा, हार्ट बहुत ज्यादा पंप करना शुरू हो गया, क्योंकि हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि एक उसका वाल्व स्टेनोस है, ठीक है। तो उसके लिए आपने रेट लिमिटिंग कैल्शियम एंटागोनिस्ट देने हैं ताकि हार्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, डायूरेटिक्स देते हैं टू कंट्रोल पल्मोनरी कंजेशन। कुछ भी पूछा जा सकता है कि हम माइट्रल स्टेनोसिस में व्हाट इज द रोल ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हम इसलिए दे रहे हैं कि अब हमारे लंग्स में जो है ना, लंग्स हमारे ओवरलोड हो गए हैं, उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, हम बॉडी से जो है फ्लूइड को निकालना चाह रहे हैं, डायूरीज करना चाह रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। सर्जिकली आप माइट्रल बैलूनिंग करते हैं, वाल्वोप्लास्टी, माइट्रल वाल्वोटमी करते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, या तो बैलून पास करके उसको इन्फ्लेट कर दें, स्टेनोसिस खत्म हो जाएगी, या फिर आप क्या करें, वेल्वोटमी कर दें कि वाल्व को इस तरह से सर्जिकली उसकी ब्रॉडनिंग करते हैं, या फिर क्या है, अगर वाल्व बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है तो आप रिप्लेस कर दें। जी जी बच्चे, कुछ पूछना है आपने? ओके जी, आर्टिफिशियल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज बैलून माइट्रल वेल्वोप्लास्टी, ये देखो बैलून पास करके माइट्रल वाल्व को डायलेट इन्फ्लेट बैलून करके उसको थोड़ा सा स्टेनोसिस को आप करेक्ट कर देते हो, ठीक है। ओके जी, नाउ माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन भी जो है वो उसके भी जो साइन सिम्टम्स हैं, उसके जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, जो बैकवर्ड फ्लो होता है इसमें, बेसिकली माइट्रल वाल्व जो है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं करता, और क्या होता है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो कर जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, सेम यही प्रॉब्लम्स होंगे कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, जाहिर है उसमें दोबारा से कूलिंग हुई होगी, हमारे जो लंग्स हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन को जल्दी से देख लेते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में द वन ऑफ फैक्टर इज रोमैटिक disease is a principal cause in countries where disease is common. Mitral valve prolapse, prolapse क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब जो cusps होते हैं ना वैसे टूट के गिरे हुए होते हैं, prolapse हुए होते हैं, तो उसमें भी जाहिर है एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं है, कस्प हमारे क्लोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्रोलैप्स वाली कंडीशन में भी क्या होगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगी, बैकवर्ड फ्लो चला जाएगा। डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड माइट्रल वाल्व रिंग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कार्डियोमायोपैथी की वजह से डायलिटेशन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर डायलिटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से भी रिगर्जिटेशन हो जाएगी, ठीक है। जाहिर है वो ज्यादा डायलेट कर देगा, उसमें ज्यादा ब्लड है, हाँ, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है वो बैकवर्ड फ्लो करवा देगा। वन ऑफ द कॉज इज डैमेज टू द वाल्व कस्ट एंड कॉर्डा एंड आल्सो इस्कीमिया और इन्फेक्शन ऑफ कैपिलरी मसल्स, ठीक है। अगर वाल्व इटसेल्फ उसके स्ट्रक्चर में कोई एब्नॉर्मलिटी है, वहां ट्रॉमा की वजह से है, रोमैटिक हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द कॉज। इसके अलावा जो है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आप देख लो, ये 5 हैं, या आपसे पूछा जा सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व होगी, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, इट कैन लीड टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा जब बैकफ्लो ऑफ द ब्लड होगा टू द लेफ्ट एट्रियम, तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर एंड इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर,
ठीक है, और तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा, सेम लाइक माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, समझ आ गई है। इसमें भी कार्डियक आउटपुट आगे जो है डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट क्यों है? क्योंकि अब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज्यादा नहीं जा रहा, हाँ बैक फ्लो हो रहा और आगे वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारा कार्डियक आउटपुट अच्छा जनरेट नहीं होगा। ठीक है, उसी के जैसे होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फटीग एंड वीकनेस ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एक्सर्शनल dyspnea and cough, pulmonary congestion की वजह से, palpitation due to atrial fibrillation occurs in 75% of the patients। इसमें भी atrial fibrillation होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब इसमें भी लेफ्ट एट्रियम हमारे जो है वो भरे हुए हैं, डायलेटेड है। ठीक है, और वो जो है प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डायलेटेड है। ठीक है, तो atrial fibrillation is also occur in 75% of cases with mitral regurgitation। तो ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है। एडिमा एंड एसाइटिस हो जाएगा एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक, साइंस में एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमेगाली। अब ये साइंस वो होते हैं जो आप क्लिनिकली देखते हो, सिम्टम्स से पेशेंट खुद सफर कर रहा होता है, जो खुद वो बताता है सिम्टम्स। ठीक है, तो साइंस में आप क्या क्या देखोगे? एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, एकोकार्डियोग्राफी पे भी देख सकते हो इसको। इसके अलावा कार्डियोमेगाली एंड चेस्ट एक्सरे भी होगा। एपिकल पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा, एपिक्स पे आपको मर्मर मिलेगा। इसी तरह सॉफ्ट S1 एंड एपिकल S3, इसमें फिर S2 मिसिंग है। इसमें सॉफ्ट होगी S1 जो लुप साउंड होती है, लुप साउंड में डुप जो है मिसिंग होगी। पैन सिस्टोलिक मर्मर ऐसा मर्मर होता है कि जो पूरी चेस्ट पे आपको फील हो रहा होता है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे एपिकल रीजन नहीं है, बिकॉज हमारा एपिकल रीजन ही तो हमारा माइट्रल वाल्व का एरिया है। एपिक्स बीट का एरिया विच इज एपिक्स बीट एरिया कौन सा है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे कौन सा एरिया? वो माइट्रल वाल्व का एरिया है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे लेफ्ट साइड पे और एरिया है लेफ्ट पेरिस्टर्नल बॉर्डर के साथ, वो कौन सा एरिया है? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ट्राइकस्पिड वाल्व का एरिया है। ठीक है, तो इसमें अब हार्ट साउंड जिस तरह से होगी, साइंस ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन, क्रेपिटेशन, पल्मोनरी एडिमा एंड एफ्यूजन। जब भी लंग्स में पानी भरा हुआ होगा, क्रेपिटेशन सुनाई देती है ऑस्कल्टेशन पे, साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, ईसीजी करवाओगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी, चेस्ट एक्सरे में इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वीनस कंजेशन एंड पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, डायलेटेड left atrium and left ventricle, structural abnormalities of mitral valve prolapse। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या? वेज़ोडाइलेटर्स दे दें। ठीक है, अब आपने एसी इनहिबिटर्स देनी है, डायूरेटिक्स देनी है, एंटीकोगुलेंट्स, एंटाजॉक्सिन, और इसमें आपने सर्जिकली रिमूव क्या करना है? सर्जिकली या तो करेक्ट कर दो उसको, ठीक है, माइट्रल वाल्व की रिपेयर कर दो। रिपेयर किस तरह करोगे? टेस्ट को जो है वो उसकी नॉर्मल लोकेशन पे ले आओ या फिर रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है, नाउ एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मुझे पहले ही बता दें, मैं स्लाइड बाद में आगे करूंगी। एओर्टिक वाल्व इज प्रेजेंट इज बेसिकली बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। ठीक है, और अगर इसकी स्टेनोसिस होगी तो क्या क्या होगा? पुलिंग ऑफ द ब्लड इन और लेफ्ट वेंट्रिकल, वन थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल तो ठीक है, बट उसका जो आगे वाला पैसेज है वो नैरो है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हाइपरट्रोफिक हो जाएगा, उसको ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है, स्टेनोज वाल्व आगे उसके पड़ा हुआ डायलेट हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी डायलेट हो जाएगा इन रिटर्न, ऑब्वियसली उसकी वजह से। सॉरी, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये पैथोफिजियोलॉजी अभी समझ ले, इसमें होता यही है। देखो, ब्लड जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो आगे पास ऑन नहीं हो रहा, जितना तो वेंट्रिकल में कैपेसिटी उसमें वहां पे पड़ा होगा, लेकिन पीछे बैकवर्ड भी तो पड़ा रहेगा लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि आगे नहीं पास ऑन हो रहा। अब ये मेजर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है जिसे हमारी बॉडी में जाना है, और वो वाल्व जिसने इसको लेकर जाना है थ्रू एओर्टिक वाल्व, वो स्टेनोज है। हाँ, इस तरह से हाइपरट्रोफिड होगा, और बल्कि मोर सिवियर कंडीशन में हमारे पल्मोनरी कंजेशन भी होंगी। ठीक है, दिस इज ओनली स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस। एओर्टिक वाल्व हमारा नैरो है जस्ट, अभी रिगर्जिटेशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एओर्टिक बच्चे एओर्टा की एट्रोफी का तो नहीं होता, वो तो एक वेसल है, वो तो एक वेसल है ना, वो कोई चैम्बर थोड़ी है। जैसे हमारे मसल्स हैं ये हाइपरट्रोफिड एट्रोफिड हो जाएंगे, लेकिन एक वेसल तो एट्रोफी में ना होती, वो तो एक प्रॉपर उसकी लाइनिंग होती है, स्मूथ मसल्स वाली, उसकी वो जो मीडिया ट्यूनिका मीडिया बनी हुई होती है, उसमें ऐसे एट्रोफी नहीं होती। हाँ, ये है हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
ओके, व्हाट आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स? इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स में क्या क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं? कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हो सकती है एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ बच्चों में। यंग एडल्ट और मिडिल एज में कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कंजेनिटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। यंग में, ओल्ड एज में वही बात है, कैल्सिफिकेशन की वजह से जो वाल्व है स्टेनोज्ड हो जाएगा। और रोमैटिक एओर्टिक स्टेनोसिस तो है ही है। जो रोमैटिक हार्ट डिजीजेस हैं वो हमारे वाल्व्स को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, जब वाल्वुलर डिजीजेस विद कार्डाइटिस हो जाता है। मिडिल एज टू एल्डरली में सेनाइल डिजनरेटिव एओर्टिक स्टेनोसिस, बार बार बता रही हूँ सेनाइल का वर्ड कहीं पे भी यूज होगा तो दिस मींस ओल्ड एज चेंजेस, सेनाइल डिमेंशिया होता है, इसी तरह ये सेनाइल डिजनरेटिव चेंजेस हैं वाल्व्स में, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइकस्पिड वाल्व एंड रोमैटिक एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक हो गया। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्टिफनिंग एंड नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वाल्व हो गया। क्या होगा उससे? ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ सकता है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस वाल्वुलर स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्वुलर स्टेनोसिस के फर्स्ट करें। स्टिफनेस एंड नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वाल्व हुई भी, क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कंप्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज आर बेसिकली द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। कोरोनरी आर्टरीज आर द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ और हार्ट इटसेल्फ, हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज से ही हमें एमआई और एंजाइना का वो जो हमने पढ़ा था। कंप्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड चेस्ट पेन। कोरोनरी आर्टरीज को सप्लाई नहीं जा रही, उसको सप्लाई पीछे से आ नहीं रही एओर्टा को, और वो कोरोनरी वेसल्स कंप्रेस हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को जो है वो डिक्रीज हो गई है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन नीड हो जाएगी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी कंजेशन एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब ये याद रखो कि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस आल्सो कॉज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, क्योंकि बैक पे ब्लड पड़ा हुआ है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या करती है? हमारी बॉडी में एडीमा और एसाइटिस डेवलप करती है। उसमें क्या होता है? हमारी वेनस सिस्टम डायलेट हो जाती है, पुलिंग हो जाती है, हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो इतने ज्यादा स्वॉलन हो जाते हैं कि अब हमारा जो लोअर वेनस सिस्टम है जिससे ब्लड ऊपर जाना था इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में, वो नहीं जा रहा। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हमारे वेनस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, अगर आप लोगों ने पैथोलॉजी में ये पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट होती है दोनों की फीचर्स, ठीक है। कि राइट साइडेड वाले के साथ एडिमा बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ हमारे पल्मोनरी सिम्टम ज्यादा होते हैं, पेशेंट बैठ के सांस ले रहा होता है, उससे लेटा नहीं जा रहा होता और थोक नहीं आ जाता। तो यहाँ पे अगर स्टिफनेस ऑफ नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वाल्व है तो पीछे वाला देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, compression of our coronary vessels. Coronary vessels are basically the main blood supply of our myocardium or of our heart muscles. मायोकार्डियम की जो है वो ब्लड सप्लाई हो जाएगी कंप्रोमाइज, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। अब हार्ट प्रॉपर्ली एक तो पंप नहीं कर रहा, एक तो वो इस्कीमिया में चला गया, दूसरा ये हमारा कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज है और हमारी पूरी बॉडी भी सफर कर रही है, फिटीग हो गई है, ठीक है। और तीसरा राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। तो अगर इतनी पैथोफिजियोलॉजी भी समझ आई होगी ना तो आप इसके साइन एंड सिम्टम्स भी खुद लिख सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या? जी जी मैम मैम माइट्रल वाला और जो आयोर्टिक वाले जो वाल्व्स हैं मैम वो तो लेफ्ट साइड पे है ना, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं होगा? बच्चे मेरी बात सुनो, लेफ्ट साइडेड जो हार्ट है ना हमारा वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, लेटर ऑन होगा यही राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, बट उसके जो सडन इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे? अब आगे ब्लड नहीं जा रहा, पीछे डायलेटेशन हो रही है, हाइपरट्रॉफिड जो है वो चैम्बर्स हो गई हैं और उससे पीछे लंग्स में कंजेशन हो रही है। तो बैकवर्ड अगर देखा जाए पैथोलॉजी को तो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर में जाएगा, क्योंकि वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है लेकिन आगे पास ऑन ब्लड नहीं हो पा रहा। तो फेलियर में हमारा क्या जाएगा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जाएगा, बट लेफ्ट साइड भी फेलियर में जाएगा लेटर ऑन, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो आगे ब्लड नहीं पास ऑन होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये होता मायोकार्डियल इंफार्क्शन को हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर तो नहीं कहते, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होती है। नो दिस इज नॉट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, इसमें राइट और लेफ्ट का कोई रोल नहीं होता, इसमें हमारा जो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट है उसमें वो सफर कर रहा है, उसकी जो वेसल्स है कोरोनरी वेसल्स वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है, उसमें इस्कीमिया हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया। जो लेफ्ट साइड हम हर वक्त करते रहते हैं, बेसिकली आवर हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड और प्रीकॉर्डियम
और हार्ट एरिया इज ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट आर्म इन्वॉल्व हो जाती है। ये हमारे पेन के एरियाज हैं, एमआई की पेन या एंजाइना की जो पेन होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसके साथ क्या होंगे? माइल्ड टू मॉडरेट स्टेनोसिस, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। अगर थोड़ी बहुत स्टेनोसिस है तो इट्स ओके, ठीक है, बट एक्सर्शनल डिस्निया होगा अगर हमारे जो है वो स्टेनोसिस ज्यादा है। कार्डिनल सिम्टम्स क्या होंगे? कार्डियक आउटपुट फेल्स टू राइज टू मीट डिमांड, एंजाइना हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज डिमांड्स ऑफ हाइपरट्रोफिड लेफ्ट वेंट्रिकल, एक्सर्शनल सिंकोपी। सिंकोपी क्या होती है? फेंटिंग अटैक्स, हाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू आवर ब्रेन, ठीक है। सिंकोपियल अटैक्स होंगे, सडन डेथ हो जाएगी, एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। साइंस में क्या होगी? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स, थर्स्टिंग एपिक्स बीट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। तो एपिक्स बीट पे जब आप वो सुनेंगे, एपिक्स बीट सुनेंगे जब आप, तो बहुत थर्स्टिंग होगी क्योंकि अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बहुत फोर्सफुल काम कर रहा है। जो एरिया है ना एपिक्स बीट का, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का बेसिकली एरिया। आपने देखा होगा कि हार्ट इस तरह से टिल्टेड होता है और उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बेसिकली एपिक्स बीट के ऊपर आया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो एपिक्स बीट की हो रही है वो हम वहां पे एपिक्स बीट सुन लेते हैं, तो बहुत थर्स्टिंग होगी क्योंकि अब हमारा एओर्टिक वाल्व नैरो है और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत फोर्स लगा रहा है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। नैरो पल्स प्रेशर, साइंस ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन एंड palpitations अगेन, ठीक है। ईसीजी पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये बंडल ऑफ हिज होते हैं, मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट साइड पे ये फेलियर में चले जाते हैं। ये तभी फेलियर में जाते हैं जब हमारी मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज हो जाती है और इस कंडीशन में हो गई है। इसमें क्या हुआ है? हमारे एओर्टा में ब्लड नहीं जा रहा और कोरोनरी वेसल्स कंप्रेस हो गई। चेस्ट एक्सिस may be normal or may be enlarged left ventricle or dilated ascending aorta, calcified valve on lateral view, echo में calcified valve with restricted opening and hypertrophied left ventricle, ठीक हो गया। asymptomatic aortic stenosis में आपने कुछ भी नहीं करना। as the development of angina, syncope, symptoms of low cardiac output or heart failure, तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस है। अदरवाइज अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब अगर तो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, अगर स्टेनोसिस जो है वो थोड़ी सी इतनी ज्यादा यानी कि स्टेनोसिस बहुत ज्यादा नहीं है, तो पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो इट्स ओके, बट अगर वो सिम्प्टोमेटिक हो जाता है तो फिर आपने प्रॉम्प्ट सर्जरी कर देनी होती है। सर्जरी में वही है, आप क्या करोगे? या तो बैलून के थ्रू उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे या फिर उसको रिप्लेस करोगे वाल्व को। मॉडरेट और सिवियर स्टेनोसिस में इवैल्यूएटेड एवरी 1 to 2 years with Doppler echocardiography to detect progression in severity। हर 1 से 2 साल के बाद आपने, अगर जो पेशेंट है आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस का, तो आपने इसको फॉलो अप करवाना होता है डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी। डॉपलर जो है वो ब्लड वेसल्स को देखता है। अब यहाँ पे सिर्फ एकोकार्डियोग्राफी से काम नहीं चलेगा। एकोकार्डियोग्राफी हम करवाते थे अपने हार्ट के वाल्व देखने के लिए। यहाँ पे वेसल भी इन्वॉल्व है जो कि एओर्टा है, जिसका पिछला वाला जो एओर्टिक वाल्व है वो नैरोड है, तो यहाँ पे आपको डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी करवानी है, ठीक है। कंजेनिटल एओर्टिक स्टेनोसिस को आपने एओर्टिक बैलून वाल्वोप्लास्टी करवा देनी है, जो कंजेनिटल वाले होते हैं डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ। एट्रियल फिब्रिलेशन और पोस्ट वाल्व रिप्लेसमेंट विद द मैकेनिकल प्रोस्थेसिस। एंटीकोअगुलेंट्स आप देते हो। एंटीकोअगुलेंट्स आपने, मैंने आपको अभी बता दिया कि एट्रियल फिब्रिलेशन भी आपने देने ही देने हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मेन कॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इंसल्ट इन आवर बॉडी, क्योंकि वो ऐसे करके वो एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा होता है। एट्रिया क्या होता है कि जो भी क्लॉट्स होते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एम्बोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। पता है ना थ्रोम्बस क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है? वो बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन होती है जिसमें, जैसे अभी हम लोगों ने पिछला वाल्व पढ़ा है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर उसका डायमीटर था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन? एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या है कि अब एओर्टा में ब्लड नहीं जा रहा, बैक फ्लो हो रहा है, वही सिम्टम्स होंगे, ठीक है। कंजेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल में बाइकस्पिड वाल्व और डिसप्रोपोर्शनेट कस्प्स हो सकते हैं, या फिर एक्वायर्ड में रूमेटिक डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा एंड एओर्टिक डायलिटेशन एंड मार्फन सिंड्रोम, aneurysm, dissection and syphilis. These are the conditions which cause aortic dilatation. Aortic dilatation cause aortic regurgitation, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम में एक्सीडेंटल, अगर आपने फर्स्ट करो कि स्टेनोसिस को आप करेक्ट कर रहे थे, आपने बैलून पास किया और वहां पे क्या हुआ, जो वाल्व के कस्प्स हैं वो आपसे ट्रॉमा के ऐसा ट्रॉमा वहां पे हो गया, ज्यादा आपने इन्फ्लेट कर दिया कि वो कस्प्स जो है उस वो स्ट्रक्चरली वो उस तरह से साउंड नहीं रहे, ठीक है।
तो क्या होगा अगर वो कस्ट है उनमें abnormality यानी कि प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा कि regurgitation हो जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा. So these are the conditions. These conditions are very important. Marfan syndrome, aneurysms, dissection और syphilis. ये वो conditions है aorta की जो aortic dilatation करवाती हैं. Aortic dilatation की वजह से भी क्या होता है, aortic regurgitation होती है, ठीक है. बच्चे इसमें एओर्टिक डायलेटेशन का मतलब ये है कि एओर्टा जो है डायलेट हुआ हुआ है जिसकी वजह से उसका जो वाल्व है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहा उसके डायलेटेशन की वजह से और बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है. Now what is the pathophysiology? Failure of aortic valve to close tightly cause backward flow of the blood into the left ventricle, ठीक है. Incomplete closure of aortic valve होगा तो backward flow होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल hypertrophy and dilatation हो गई, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया in the later stage and decreased cardiac output, ठीक है. Now the cause of left sided heart failure is aortic regurgitation, ठीक है. इसी तरह बैकफ्लो ऑफ द ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर एंड राइट साइडेड increased right ventricular pressure and right sided heart failure. Now this aortic regurgitation cause both types of cardiac failures, right as well as left sided heart failure. So this condition is very severe condition, ठीक है. कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, आपने कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की है और आपने कोई प्रोब पास किया हुआ है तो उसमें ट्रॉमा हो सकता है वाल्व्स को, ठीक है. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस aortic regurgitation? Mild or moderate aortic regurgitation में usually asymptomatic because compensatory ventricular dilatation hypertrophy occur. Awareness of heartbeat होगी, palpitation. Severe aortic regurgitation में patient को breathlessness and angina हो जाएगा. साइंस क्या है? लार्ज वॉल्यूम और कोलैप्सिंग पल्स होगी. आप पेशेंट की पल्स ले रहे होंगे तो एक पल्स की आपको एक आप ये समझो कि एक रिदम और एक रेट फील होता है, लेकिन इसमें जो आपकी पल्स है पेशेंट की पल्स है वो कोलैप्स कर जाएगी. क्या आप ले रहे हो तो बीच में कोई ना कोई मिस हो जाएगी, कोलैप्सिंग पल्स हो जाएगी, ठीक है. बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस होंगी, कैपिलरी पल्सेशंस इन नेल बेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन, क्विंकी साइन. इस कंडीशन के साथ एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ जो आपकी पेरिफेरल कैपिलरीज हैं उसमें जो है पल्सेशंस फील होंगी. पेशेंट आपको आके कहेगा कि मेरे जो नेल्स हैं उनमें भी मुझे पल्सेशन फील होती हैं. समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत ज्यादा थिन लीन हो जाओ, आप बहुत ज्यादा डिजीज हो जाओ, आप बीमार हो जाओ तो आपको पल्सेस फील होना शुरू हो जाती हैं. बहुत ज्यादा पतले लोगों में ऐसा होता है. इसका एक साइन है क्विंकी साइन जो कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जिसमें पेशेंट की जो कंप्लेंट होगी वो क्या होगी कि कैपिलरी पल्सेशन इन द नेल बेड जिसको फील हो रही है. इसमें पेरिफेरल जो पल्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बाउंडिंग पल्सेस होंगी, इवन की जो लिटिल कैपिलरीज है ये भी जो है वो पल्सेट कर रही होगी, पेशेंट को फील होगा. क्विंकी साइन कहते हैं इसे. फेमोरल ब्रूई. फेमोरल ब्रूई क्या होगी कि फेमोरल आर्टरी जो है, फेमोरल आर्टरी को जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो उसमें ब्रूई फील होगी और वो ब्रूई की साउंड कैसे होती है? गन शॉट जैसी साउंड, ठीक है, कि जैसे एक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड जो है वो पास कर रहा है, ठीक है. तो फेमोरल ब्रूई होगी. इसमें मर्मर्स, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स एंड सिस्टोलिक मर्मर्स ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. अदर साइंस में डिस्प्लेस हीविंग एपिक्स बीट. आपका जो एपिक्स बीट होगा वो डिस्प्लेस हुई होगी लैटरली ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड. वॉल्यूम ओवरलोड अब क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन से पीछे हमारे वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो ओवरलोड हुआ हुआ है. फोर्थ हार्ट साउंड इसमें सुनाई देती है एंड क्रेपिटेशंस ऑब्वियसली ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन में वो ईसीजी करवाओगे, इनिशियली नॉर्मल होगी, लेटर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, टी वेव इन्वर्जन चेस्ट एक्सरेस पे. कार्डियक डायलिटेशन में भी एओर्टिक डायलिटेशन, फीचर्स ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर, एकोकार्डियोग्राफी पे डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. इस कंडीशन में दोनों हार्ट फेलियर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट बोथ हार्ट फेलियर्स, ठीक है. एओर्टिक रिगर्जिटेशन में ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरलाइंग कंडीशंस सच एज एंडोकार्डाइटिस और सिफिलिस. अब आपने इसमें कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है. कॉज हमारे पास क्या थे? मार्फन सिंड्रोम था, इसी तरह से सिफिलिस था, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर कॉज है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का. तो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का जो एक रूल होता है वो क्या होता है कि आपने उसके कॉज को ट्रीट करना है. जैसे मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि अगर फीवर हो जाता है आपको तो अगर आप सिंपल पैनाडोल दे देते हो ये तो आप फीवर को ट्रीट कर रहे हो ना. अब आपने उसका कॉज जब तक नहीं ट्रीट किया तो फीवर तो सेटल नहीं होगा, ठीक है. तो इस कंडीशन में भी आपने कॉज को ट्रीट कर लेना है. एओर्टिक रिगर्जिटेशन विद सिम्टम्स, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट आप करवा दो. एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में आपने फॉलो अप करना है एकोकार्डियोग्राफी से, वेंट्रिकल का साइज देखते रहो. अगर तो सीवियर कंडीशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा,
यही होगा ना, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल करते हो विद वेसोडाइलेटर्स, नेफिडिपिन, एसी इनहिबिटर्स के साथ, ठीक है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस आ गई। ट्राइकस्पिड इज अ valve present in the right side of the heart between the right atrium and right ventricle, usually occurs together with aortic or mitral stenosis. This is very important point, ठीक है। दिस इज एसोसिएटेड विद एओर्टिक एंड माइट्रल स्टेनोसिस। समटाइम जो स्टेनोसिस होती है वो 2-3 वाल्व में इकट्ठी होती है, ठीक है। जिस तरह टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है वो चारों चीजें एक ही बंदे में हो जाती हैं एट द सेम टाइम। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस का भी ये असूल है कि जब कोई एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज किसी पेशेंट में होती है तो उसमें कोई और कॉन्जेनिटल इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे क्लेफ्ट पैलेट के जो बच्चे होते हैं उनको जब क्लेफ्ट पैलेट तो ग्रॉसली नजर आ रहा है ना, तो उनको फिर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई और इनमें कॉन्जेनिटल इशू तो नहीं चल रहा, हो सकता है कि कार्डियक इश्यूज भी हो साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस जो है वो समटाइम्स एसोसिएटेड होती है विद एओर्टिक एंड माइट्रल स्टेनोसिस, मे बी ड्यू टू रोमैटिक हार्ट डिजीज, but in less than 5% cases, decreased blood flow from the right atrium to right ventricle, decreased right ventricular output, decreased left ventricular filling, and decreased cardiac output, increased systemic pressures. ठीक हो गया। मैनेजमेंट, वाल्व रिप्लेसमेंट, वेल्वोटमी, बलून वेल्वोप्लास्टी, ये तीनों पॉइंट तो आप याद कर लें। किसी भी वाल्व की मैनेजमेंट में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या वो वेल्वोप्लास्टी है या वो जो है वेल्वोटमी है। वेल्वोटमी क्या होता है? ओपन कर देना वाल्व को, स्टेनोज्ड वाल्व को ओपन कर देना, ठीक है। या फिर जैसे एक टर्म होती है, जैसे एक्टमी इज अ टर्म कि रिमूव कर देना ऑर्गन को। सेल्पिंजेक्टमी इज बेसिकली द टर्म यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फिलोपियन ट्यूब। बट अगर किसी फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है और हमने इसको ओपन करना है तो दैट इज सेल्पिंजोस्टमी, ठीक है। तो ऑटमी, वेल्वोटमी, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर ओपनिंग। सर्जिकल ऐसी रिपेयर की जिसमें ओपनिंग की जाए, और एक्टमी इज द टर्म यूज्ड फॉर रिमूवल। नहीं नहीं, उसमें बैलून इन्फ्लेट किया जाता है और प्रॉपर्ली उसको जो है डायलेट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपने कस्प्स को नहीं करना होता, बेसिकली जो उसका एक वाल्व का डायमीटर एक वो होता है ना, उस पॉइंट को आपने डायलेट करना होता है। कस्प्स को तो जाहिर है अगर आप करोगे ज्यादा तो फिर वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो these three surgical criteria are very important in any pathological valves. Now what is tricuspid regurgitation? Tricuspid regurgitation क्या है कि बैकवर्ड फ्लो हो रहा है फ्रॉम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, कॉमन एंड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फंक्शनल एज अ रिजल्ट ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। या तो डायलिटेशन होगी राइट वेंट्रिकल की, ठीक है, उसकी वजह से होगा। एंड इनसफिशिएंट ट्राइकस्पिड वाल्व अलाउज ब्लड टू फ्लो बैक इनटू द राइट एट्रियम, वीनस कंजेशन and decrease right ventricular output and decrease blood flow towards the lungs. पीछे अब वेन्स में जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। सिम्टम्स क्या है? यूजुअली नॉन स्पेसिफिक। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की टाइडनेस होगी, एडिमा, हेपेटिक एनलार्जमेंट, ठीक है। अब इसका इफेक्ट जो है ना हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व की रिगर्जिटेशन का, वो हमारे पीछे लंग्स नहीं है, अब हमारे पीछे वीनस सिस्टम है जहां से ब्लड आया है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वास्ते। अब एडिमा इज द मेन फीचर ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। पीछे वेन्स में अब ब्लड जो है वो जमा रहेगा, एडिमा हो जाएगा, वीनस हेपेटिक कंजेशन हो जाएगी, हेपेटिक एनलार्जमेंट हो जाएगी। जो हमारे पोर्टल वेनस सिस्टम है वो क्या होगा? कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा साइंस में क्या है? रेस, जेवीपी, पैन सिस्टोलिक मर्मर एंड पल्सेटाइल लिवर। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, नहीं सॉरी मैंने आपको तो ऐसी भी थ्री नहीं पढ़ाई। जेवीपी जो होती है ना, ये जो जुगुलर वेनस प्रेशर देखते हैं, जेवीपी जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप ये समझो, विद और राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह होता है कि समटाइम्स अगर आपने राइट एट्रियल प्रेशर देखना हो ना, तो आप अगर जेवीपी देख लेते हो तो दिस इज द प्रेशर ऑफ अ राइट एट्रियम। सेंट्रल वीनस प्रेशर भी इसको मेजर करने के लिए करते हैं। तो जेवीपी जो होती है ये रेज्ड होगी क्योंकि अब हमारे राइट एट्रियम में प्रेशर रेज्ड है, ठीक है। तो इसमें जेवीपी जो है हमारी रेज्ड होगी। अगर मेरे पास अभी क्या टाइम हुआ है, मैं आपको बल्कि एक वीडियो में दिखा दूंगी। ओके, ट्राइकस्पिड, ओके, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की जो मैनेजमेंट है वो क्या है? करेक्शन ऑफ कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड, यूज ऑफ डाययूरेटिक्स एंड वेसोडाइलेटर्स एंड वाल्व रिपेयर और वाल्वुलर रिप्लेसमेंट। क्या वजह है कि हमारा अगर तो राइट वेंट्रिकल डायलेट है, अगर तो उसकी डायलेटेशन की कोई कॉज है तो आप उसको करेक्ट करें।
देखो समटाइम्स जो रीगर्जिटेशन या तो एबनॉर्मल वाल्व की क्लोजर की वजह से होती है, या जो अगला चैम्बर है उसकी डायलेटेशन की वजह से भी रीगर्जिटेशन होती है, कि वो इतना डायलेट है कि उसने पीछे वाला वाल्व जो है उसको प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं होने दिया और बैकवर्ड फ्लो हो गया। तो यहाँ पे भी एक कॉज जो है ना ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन की, वो क्या है? राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन। ठीक है, तो उसका अगर कोई कॉज है तो उसको करेक्ट करना है, वेलवॉटमी करनी है, वाल्वुलर रिप्लेसमेंट करनी है। देन कम्स द पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या क्या होगा? फटीग, डिस्नी ऑन एक्सर्शन एंड साइनोसिस। अब क्या है कि हमारा जो पल्मोनरी वाल्व है वो स्टेनोज्ड है और ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा रहा। पुअर वेट गेन और फेलियर टू थ्राइव इन इन्फेंट्स, हेपेटोमेगालियोसाइटिस एंड एडिमा, ejection systolic murmur होगा, murmur often preceded by ejection sound, may be wide spreading of second heart sound and may be thrill। तो pulmonary stenosis की जो मैनेजमेंट है वो percutaneous, वही pulmonary balloon valvotomy है, valvoplasty and surgical valvotomy है। pulmonary regurgitation rare condition है। जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो स्टार्ट में आपने पढ़ ली है, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता चल गया कि आपके मिशन है वो फिफ्थ से ही है। डेट शीट अभी नहीं आई, ओके, लेकिन आप अपने आप को फिफ्थ तक फुली प्रिपेयर रखें। हो सकता है हमारा पेपर पहला पेपर ना हो जाए, अगर हो जाता है तो फिर क्या, कितना टाइम है हमारे पास? आज क्या डेट है? 10 दिन भी नहीं है। हाँ तो फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और क्या कहते हैं, मिनट्स में मैंने आपको बताया था कि 14 लेक्चर्स आएंगे, ये वाला तो चले नहीं आएगा, बट ये है जितना अभी तक मैंने आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई वो आपने कर लेनी है। सब्जेक्टिव हाफ जो है वो हो सकता है मैं एमसीक्यूज दूं, हाफ सब्जेक्टिव टाइप दूं। सब्जेक्टिव टाइप के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर रखें, उसमें फिर आपने खुद से बताना होगा। पैथोफिजियोलॉजीज हैं, इंसिडेंसेस हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है डिफरेंट डिजीजेस की कि आप कैसे डायग्नोज करते हो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं हम और क्या उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, दीज आर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर अपने आप को रखना है फॉर मेडिसिन 1 पेपर, और सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा, दोनों मोड उसमें होंगे। ठीक है, और सब स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलोज हैं ऑन कैंपस ही आते रहेंगे। ठीक हो गया। pulmonary regurgitation rare condition associated with pulmonary hypertension which may be secondary of the disease of left side of the heart, primary pulmonary vascular disease and Eisenmenger syndrome। ये जो इसके causes हैं ये आप याद कर लेने हैं, या तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कोई ऐसी डिजीज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है रिगर्जिटेशन हो रही है पीछे लंग्स की तरफ। Eisenmenger syndrome is a syndrome which causes pulmonary regurgitation। इससे ना blood flows back into the right ventricle से right atrial hypertrophy हो जाएगी। राइट वेंट्रिकुलर एट्रियल हाइपरट्रोफी, सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसे समझ आ गई है क्या है ये? कि पल्मोनरी वाल्व जो है हमारा स्टेनोज्ड है, ठीक है, लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जमा हुआ है, वो हाइपरट्रोफिड हो जाएगा और फेलियर में चला जाएगा। ठीक है बस यही है, ये बहुत ज्यादा ये रेयर कंडीशन थी, तो लेकिन आप इसको देख लें एक दफा। ठीक है बच्चों, जी जी मैंने वही बोला था तभी है, तो 30th को अगर है तो बस ठीक है। सॉरी, thoracic vena cava just before the right atrium. Central venous pressure. बच्चे बेसिकली मैं आपको जेवीपी दिखाना चाह रही हूँ कि जेवीपी रेज्ड होती है जब हमारे राइट एट्रियम जो है ना उसके प्रेशर रेज्ड होते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे राइट एट्रियम का इस वेन के साथ। तो राइट एट्रियम का प्रेशर तो ऑब्वियसली दिल के अंदर तो नहीं ना कोई जाके प्रेशर डिटेक्ट कर सकता, बट ये वेन हमें डिटेक्ट कर देती है कि प्रेशर क्या है हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट के। ठीक है, तो जो एनाटॉमिकल एक वो पूरा आप ये समझ लो कि स्ट्रेटनिंग है ना, ये डायरेक्ट जो पैसेज क्रिएट हुआ है वो मैं आपको इसमें दिखाना चाह रही हूँ, आप एक दफा देख लें। Or CVP of the jugular venous pressure. The central venous pressure, or CVP, is the pressure within the thoracic vena cava just before the right atrium. The superior vena cava and the connecting jugular veins act as a column of blood in which the CVP can be approximated by determining the jugular venous pressure. This is done by measuring the elevation of the neck veins above the sternal angle and correlating it to the height of the blood column in centimeters of water.
The right-sided internal jugular vein is best for conducting this procedure since it is directly connected to the right atrium. The exam can also be performed on the external jugular veins, but they often branch at right angles, which can interfere with the test results. However, in this video, the external veins are used to perform the examination, since their superficial course and good visibility allow them. ठीक है, तो these are basically the jugular veins जिनका direct connection होता है right atrium से. इसका pressure raised होगा in tricuspid regurgitation. ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट है. जेवीपी की कहीं हमने बात नहीं की, अब बात की है. तो जेवीपी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है. जेवीपी जो है डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा राइट एट्रियम के साथ. ठीक हो गया. चलिए ये अटेंडेंस लगवा लें. 24 ईयर्स. ठीक है, अबीहा तारिक Present. नाम लिखो एक पेज पे. एमन अफजल Present. एमन फातिमा Present, ma'am. एमन खान Present. अलीन खान Present. आमना सत्तार Present, ma'am. अक्सा खान अक्सा वजीर Present, ma'am. अरीश फातिमा Present, ma'am. अरीशा यूनस अरूज फातिमा Present. आसमा मकसूद Present, ma'am. आतिका रहमान Present, ma'am. ईशा दुरादिया Ma'am, Arisha Present, Yunus ma'am. present. ठीक है जी. फरीहा नूर फातिमा अजहर Present. फातिमा जावेद फातिमा नईम Ma'am, Fatma Javed present. ओके. फातिमा नईम फजील इरफान Present, ma'am. आदिया शफायत Present, ma'am. हाफिजा इकरा नरीम Present, ma'am. हाजरा नुमान Present. हाजरा आजम चौधरी Present. हया खान Present, ma'am. हबीब इफ्रा फातिमा Present. इरम अकमल Abhi present, ma'am. ओके. इरम अकमल इज्जा अरशद कवल तनवीर भट्ट Present. कशफ नजीर Present, ma'am. अल्फा जिया Present, ma'am. माहीन मरियम मायरा हफीज Present, ma'am. मलाइका अजहर Present. मरियम गौरी मारिया रऊफ मारवी शहबाज Maheen Miriam present. ओके. माहीन मरियम ठीक है जी. मारवी शहबाज महरीन बुखारी Present. नाहिल फातिमा Present. बशरा अकबर नमरा रियाज Ma'am, Mariam Gauri present. तालिया मानत निमरा रियाज Present. ओके. नमरा रियाज एहसन जहरा Present, ma'am. Present, ma'am. निमरा Present. नूरुलैन Present. रुबाब जहांगीर रिहा मुश्ताक Present. इफ्का जमशेद Present, ma'am. इफ्का मुबारक Present. इफ्शा सुहेल बाजवा Present. रुकमा शबीर Present, ma'am. सबा हुसनैन Present, ma'am. सादिया इकबाल समन असगर Present, ma'am. समन साकिब समरा तारिक ओके. सना सलीम सहर जहीर Present. शाफिया बाबर
Present, ma'am. शानजा, Present, ma'am. फैसल मुश्ताक, सैयदा अनुषा अली, Present, ma'am. सैयदा रिदा Ma'am, बतूल, Sana Slim. ठीक है जी, सैयदा रिदा बतूल, Present, ma'am. तहरीम अकरम, उमायमा शकील, Present. उम्मे सलमा, Present, ma'am. कुछ फातिमा, Present, ma'am. जैनब शाहिद, Present. सीना एहसन, Present. ठीक है जी, दे दो बच्चे में क्या इसमें भी ज्यादा, कल वाले में भी तकरीबन 90s में है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लेनी है क्योंकि आपके ऑन कैंपस मिड्स भी हैं और फाइनल भी हैं, ठीक है। और आपका जो क्विज है वो 30th को होगा, जो कि लेक्चर नंबर 8 से 14 तक है, ठीक हो गया। और आपका जो मिड टर्म है उसमें आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर भी होगा और ये भी हो सकता है कि एमसीक्यूज कम हो, सब्जेक्टिव ज्यादा हो। क्या बल्कि एमसीक्यूज अटेंड करने ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए तो बल्कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 6 to 10 नहीं है, 8 to 14। पहले 7 का तो कर लिया हुआ ना आप लोगों ने, क्विज हो गया हुआ है। क्विज में एमसीक्यूज ही होंगे, सिनेरियो बेस्ड। बच्चे इसमें एलएमएस बेस्ड होगा ना, ये तो अभी ऑन कैंपस वाला नहीं है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो जैसे राइटिंग पैनल को वो करना सिलेक्ट, तो इसमें आप ऐसे ही दे दो, इसमें सिनेरियोज होंगे और आपकी कम से कम तैयारी हो जाएगी 7 लेक्चर्स की। और आपके मिड्स में 14 लेक्चर्स हैं, वो तो सबको पता है ना, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।